हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एस पॉइंट। मैं सुभाष चंद्र अपने यूट्यूब चैनल सी एस पॉइंट में आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज कक्षा 11 के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्वपोषी प्रोटिस्टा। इसके अगले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण होता है, तो हमने बताया था प्रोटिस्टा जगत का वर्गीकरण दो प्रकार का होता है। एक स्वपोषी प्रोटिस्टा होता है, एक परपोषी या विषमपोषी प्रोटिस्टा होता है। स्वपोषी प्रतिष्ठा के अंतर्गत हमने पढ़ा था क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट और यूग्लिनॉइड पढ़ा था। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट। क्या पढ़ेंगे? क्राइसोफाइट। ठीक है। क्राइसोफाइट में हम पढ़ेंगे डायटम्स, लेकिन अभी क्राइसोफाइट के सामान्य लक्षण पढ़ेंगे। वास्तव में साइट का क्राइसोफाइट होते क्या है? हमने जो पढ़ा था कि यह प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक तो मोनेरा जगत के होते हैं, ये चीजें मैंने पढ़ लिया है। अब हम यूकैरियोटिक में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर पढ़ेंगे। तो इनकी जो जब शुरुआत में ही है कि यह एक कोश की है, जो मैंने स्वपोषी प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, या प्रोटिस्टा के जब सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ा था, तो वहां पढ़ा था कि यह सूक्ष्मजीवी होते हैं, एक कोश की होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये सारी चीजें मैंने वहां पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को सभी छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे सभी छात्रों का जो है हित हो सके। मुझे मालूम है थोड़ा सा अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि सभी वीडियो आपको इस माध्यम से मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, जिससे आपका भी काम हो जाए। आगे देखेंगे हम क्राइसोफाइट। मैंने हेडिंग डालेंगे स्वपोषी प्रोटिस्टा। स्वपोषी प्रोटिस्टा में पहला हेडिंग डालेंगे क्राइसोफाइट। पहला हेडिंग डालेंगे क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होते हैं, इसके सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। सामान्य लक्षण में हम प्रोटिस्टा, जो स्वपोषी प्रोटिस्टा होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषी प्रोटिस्टा होते हैं अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे। जब अपना भोजन स्वयं बनाएंगे तो ये प्रकाश संश्लेषी होंगे, मतलब अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। इसके बाद ये लवणी और स्वच्छ दोनों जल में पाए जाते हैं, मतलब ये समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, तालाब में भी पाए जाते हैं, और साफ पानी नदी में भी पाए जा सकते हैं, नदियों में भी पाए जा सकते हैं, या जहाँ झरनों में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये पादप प्लावक होते हैं। पादप प्लावक मतलब यह पौधे होते हैं, पौधे के रूप में होते हैं, और जल की सतह पर या तली पर पाए जाते हैं। जल की सतह या तली पर पाए जाते हैं। वातावरणीय प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है, अर्थात इनमें जो है ताप, ठंड, दाब आदि अम्ल जैसी वातावरणीय प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल हम डायटम्स और डेस्माइट मतलब सुनहरे सवाल लिखते हैं, इतना लिख लेंगे। ठीक है। एक चीज हमने देखा है कि यहाँ पर आपको लिखा है फाइकोप्लैंक्टन। फाइकोप्लैंक्टन का क्या मतलब होता है? फाइकोप्लैंक्टन मतलब वे जीव जो जल की सतह पर पाए जाते हैं, मतलब पौधे। प्लैंक्टन क्या होता है? प्लैंक्टन का मतलब होता है जल की सतह पर पाए जाने वाले, जल के सतह पर पाए जाने वाले जीव। जल के सतह पर पाए, जैसे ये जल है, ये वाटर है, यहां पर अगर कोई जीव पाया जाता है तो उसे फाइकोप्लैंक्टन, उसे प्लैंक्टन कहा जाता है, फाइकोप्लैंक्टन नहीं। अब ये फाइकोप्लैंक्टन दो प्रकार का होता है। एक होता है पौधे में, प्लांट में, एक जो एनिमल में होता है। जब पौधे की बात करेंगे तो फाइकोप्लैंक्टन करेंगे, मतलब जब प्लांट की बात करेंगे तो फाइकोप्लैंक्टन वे पौधे जो जल की सतह में पाए जाते हैं, अंदर नहीं, ऊपर, जो जल के ऊपर या तैरते रहते हैं, उन्हें फाइकोप्लैंक्टन कहा जाता है। और वे जंतु क्या है? एनिमल। वे जंतु जो जल के सतह पर तैरते हुए पाए जाते हैं, उन्हें जो प्लैंक्टन कहा जाता है। उन्हें जू प्लैंक्टन कहा जाता है। हमारे ख्याल से इतना आपको समझ में आ गया होगा क्या कहते हैं, जू प्लैंक्टन कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। फाइकोप्लैंक्टन का मतलब वे पौधे जो जल की सतह पर पाए जाते हैं, और जू प्लैंक्टन का मतलब वे जीव जो जल की सतह पर पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? अब अच्छा, जल की सतह में पाए जाना तो जल के तली में भी पाए जाएंगे। जल के सतह पर पाए जाते हैं तो जल के
तली में भी पाए जाएंगे, यहाँ पे भी तो कुछ जीव होंगे, यहाँ पर भी तो कुछ जीव होंगे। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें निक्टॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्टॉन। यहाँ देख लेते हैं, निक्टॉन कहा जाता है। अब ये निक्टॉन दो प्रकार के होते हैं, एक फाइकोनिक्टॉन, एक होता है फाइकोनिक्टॉन और एक होता है जूनिक्टॉन। एक फाइकोनिक्टॉन, एक जूनिक्टॉन। वे जीव जो जल के तली में या गहराई में पाए जाते हैं, उन्हें निक्टॉन कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक फाइकोनिक्टॉन और एक जूनिक्टॉन। इसे नोट करके कहीं लिख लेंगे आप लोग, ठीक है, आपको भविष्य में काम देगा। ठीक, इतना आपको सामान्य लक्षण के बारे में लिखना है क्राइसोफाइट के अंतर्गत। अब एग्जाम्पल है डाई एटम्स। एग्जाम्पल क्या है? डाई एटम्स। अब डाई एटम्स क्या होते हैं? अब डाई एटम्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। डाई एटम्स के बारे में यह हेडिंग आएंगे डाई एटम्स। सामान्य लक्षण के बारे में आपने लिख लिया होगा। इसके सामान्य लक्षण के बारे में आप लिख लेंगे या इसके साथ ले लेंगे, बाद में लिख लेंगे आप आराम से, ठीक है। सामान्य लक्षण के बारे में लिख लेंगे, इसके साथ ले लीजिए आप। इसके बाद देखते हैं डाई एटम्स। डाई एटम्स क्या होते हैं? डाई माने होता है दो, यहाँ लिखा हमने डाई माने होता है दो और एटम्स माने होता है आवरण। मतलब दो आवरण वाले भित्ति वाले जीव होते हैं। कैसे होते हैं? दोहरे आवरण भित्ति वाले जीव होते हैं। एक आवरण ये है, एक आवरण ये है, ठीक है, दोहरे आवरण। इसमें लिखा है सामान्य लक्षण में ये क्या होते हैं? जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाए जाने वाले के सामान्य लक्षण लिखेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे डाई एटम्स। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत पाए जाने वाले दोहरे आवरण की साबूदानी जैसे संरचना वाले फाइकोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं? फाइको, बस इतना ही लिखना है। जगत प्रतिष्ठा के अंतर्गत पाए जाने वाले दोहरे आवरण की साबूदानी जैसी संरचना वाले फाइकोप्लैंक्टन होते हैं। इतना लिख लिए। अब इसके सामान्य लक्षण के बारे में लिखेंगे। सामान्य लक्षण में ये साबूदानी जैसी दोहरे आवरण की संरचना होती है। मैंने पहले ही बताया था, जैसे साबुन नहीं होता, हम साबुन ऐसे निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद रख देते हैं ना, बंद कर देते हैं। छोटा छोटा वाला पहले तो, अब तो बड़ा होता है, 3-4 खाने रहते हैं, लेकिन पहले हम लोग के समय में क्या होता है, आज भी आते हैं, ऐसे छोटा सा साबुनदानी आता था, ये ढक्कन खोलते थे, इसमें साबुन निकालते थे, फिर ढक्कन बंद कर देते थे, ठीक है। इस प्रकार के साबुनदानी का प्रयोग हम लोग करते थे। अब ये साबुनदानी जैसे संरचना वाले होते हैं, जिसके बीच में साबुन मान लीजिए अंदर से ढक्कन है। साबुनदानी जैसी संरचना होती है। बाह्य आवरण इपिथिका और अंतः आवरण हाइपोथिका के नाम से जाना जाता है। बाह्य आवरण इपिथिका और अंतः आवरण हाइपोथिका के नाम से जाना जाता है। इन संयुक्त रूप से इन दोनों आवरण को फिस्ट्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिस्ट्यूल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फिस्ट्यूल। क्वेश्चन बड़े लेवल पे पूछा जाता है, नीट वगैरह कंपटीशन टीजीटी पीजीटी लेवल पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस जीव में फिस्ट्यूल का निर्माण होता है। क्या तो ऑप्शन दे देगा, उसमें से आप उसी में आपको कंफ्यूज करेगा। तो फिस्ट्यूल का निर्माण कहाँ होता है? डाई एटम्स में होता है, और यह इनकी दोनों भित्तियां मिलकर के इसका निर्माण करती हैं, ठीक है। आगे हमने लिखा है कि इन पर आग, ताप, अम्ल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ये लाइन लिखा था, वातावरणीय प्रभाव का बहुत कम देखने को मिलता है। यही कारण है कि इन पर आग, ताप, अम्ल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आग, ताप, अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आवरण जो है इनका सिलिका का बना होता है। इनका जो आवरण होता है यह सिलिका का बना होता है। सिलिका आप एक जगह और पाएंगे, जो धान नहीं होता उसकी चारों तरफ पाई जाती हैं, जो उसका जो सेल्स होती हैं, जो जाइलम फ्लेवर वाला बात होता है, जो पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे, वहाँ भी सिलिका, जहाँ सिलिका पाया जाएगा वहाँ थोड़ा सा कम सेंसिटिव होते हैं, मतलब अन्य पदार्थों का थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता है। फिलहाल उसको छोड़िए, हम यहाँ देखते हैं। डायएटम्स मृदा का निर्माण करते हैं। ये किस मृदा का निर्माण करते हैं? डायएटमस मृदा का निर्माण करते हैं। कौन सी मृदा? डायएटमस मृदा का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप स्टार लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है, फिस्ट्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये दोहरे आवरण की साबुनदानी जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। दोहरे आवरण की साबुनदानी जैसी संरचना का निर्माण करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। अब लिखेंगे कार्य। इतना ये परिभाषा लिखने के बाद, सामान्य लक्षण लिखने के बाद इनका स्ट्रक्चर बना लेंगे। स्ट्रक्चर में 2 ही नाम ज़्यादा लिखना है, बस ज़्यादा नहीं लिखना है। इसका स्ट्रक्चर बहुत कम पूछता है, तो मैंने बना दिया है, ठीक है। अब इसके लिखेंगे कार्य। इसका कार्य इंपॉर्टेंट है। यह दैनिक जीवन में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है। कार्य में लिखेंगे, कार्य क्या है? यह जब ये डायएटम्स
मर जाते हैं। मर जाते हैं, मैंने कहा ये समुद्र की तली, समुद्र के ऊपर पाए जाते हैं, फाइकोप्लैंक्टन होते हैं। ये देखिए यह जल की सतह पर पाए जाते हैं, फाइकोप्लैंक्टन है। ये देख रहे हैं फाइकोप्लैंक्टन है। अब जब ये मर जाते हैं तो भाई मर जाएंगे तो ऊपर थोड़ी ना जाएंगे, नीचे ही आएंगे ना। जब मर गया कोई जीव तो वो ऊपर जाएगा, उसकी आत्मा ऊपर जाएगी ना, ये तो नीचे चला जाएगा। अब ये क्या होता है, ये धीरे 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 जमीन की तली पर जमने लगता है, समुद्र के तली में चला जाता है। और उस कंडीशन में कई दिन बीत जाने के बाद एक मृदा में मिल जाता है। और जो मृदा मिल जाता है तो इसकी मात्रा कुछ ज़्यादा हो जाती है, और जब कुछ ज़्यादा हो जाती है तो यह एक प्रकार की मृदा का निर्माण करता है, जिसे डाइएटमस मृदा कहा जाता है। कौन सी मृदा कहा जाता है? डाइएटमस मृदा कहा जाता है। आगे आते हैं, डाइएटमस मृदा कहते हैं। इसके साथ साथ ये क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है? टूथपेस्ट बनाने में, पॉलिश बनाने में, पेंट बनाने में तथा चिमनियों में लेप लगाने में प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कहां कहां? पॉलिश बनाने में, पेंट बनाने में, और कहां बने? टूथपेस्ट बनाने में, उसके बाद चिमनियों में लेप लगाने के कार्य में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग नोट करके आप कहीं लिखेंगे, इसका प्रयोग जो है ताप नियंत्रण में किया जाता है। ताप नियंत्रण में किया जाता है। किसका? डाइएटमस मृदा का। डाइएटमस जो है डाइएटोमाइड बनाता है, जो डाइएटोमाइड मृदा बनाती है, डाइएटमस मृदा, इसका उपयोग इन जगहों पर किया जाता है। क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से आप सबको इस चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इसको देख लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डाइएटम्स के बारे में, अगला लेक्चर हम डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह लेक्चर यह है प्रोटिस्टा जगत का पार्ट 3 है। प्रोटिस्टा जगत का पार्ट 3 है। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत का पार्ट 3 है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए, जिससे कई लोगों तक हमारा ये वीडियो हिंदी माध्यम में, मैं एकदम क्लास नोट की तरह, जैसे मैं क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसी प्रकार से मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अन्य टीचरों की तरह नहीं कि मैं बहुत हाई फाई क्वालिटी में आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत अंदर तक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और आपकी भाषा में प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। इसलिए आप इसको एकदम निश्चिंत होकर के इस प्रकार से पढ़िए। जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है वही चीज़ें मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कुछ अंतर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।